नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्वास्तिका एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको पेपर 3 का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन और प्री के हिसाब से यूनिट 7 का पूरा सिलेबस कवर करूंगा। तो उसी सीरीज़ में हमने पहले आपको बायोलॉजी वाला सेक्शन पढ़ाया था, उसमें से 2 टॉपिक्स हमने कवर किए थे। और उसके बाद अब मैं फ़िज़िक्स का एक सेक्शन लूँगा एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट, ताकि आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएं, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको फ़िज़िक्स को लेकर बन जाए। इसलिए हम फ़िज़िक्स का एक पोर्शन उठा रहे हैं आज। तो देखो, अपन को बहुत डीप फिजिक्स भी नहीं पढ़नी और बहुत डीप केमिस्ट्री भी नहीं पढ़नी। कभी कभी बायो के कुछ डीप क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत अपन को बायो बियॉन्ड द सुपरफिशियल लेवल जाना है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अपन को बहुत बेसिक सा ही नॉलेज गेन करना है। मतलब कि जो डेली लाइफ फिजिक्स और डेली लाइफ केमिस्ट्री में हमें यूज़ आती है, उसका ही यूज़ हमें उसी के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है, उसी के बारे में पढ़ना है, और उतना ही एग्ज़ाम में आता भी है। तो बस ये है कि इसको अपन प्रेजेंट कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रेजेंटेशन ही अपन को सीखना है, और बाकी डेफिनेशंस हो या फिर कोई एक्सप्लेनेशन हो, है ना, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, कोई थ्योरी हो, वो सारी चीज़ें बहुत इजी होती हैं फिजिक्स में, जो बेसिक्स होते हैं। और उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसका ध्यान रखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज जो सेक्शन अपन कवर करने वाले हैं फिजिक्स में, वो लॉज ऑफ मोशन है ना। तो मोशन और उसके टाइप्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, कैसे कौन कौन से मोशंस होते हैं, उनमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, और डायमेंशंस कैसे कवर किया जाता है मोशन में, है ना। अलग अलग रेफरेंस पॉइंट जो लिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन ओवरऑल इसमें कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर अपन मोशन को पढ़ना है तो उससे पहले अपन को देखना पड़ेगा कि रेस्ट क्या होता है ना। मोशन को पढ़ना है तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मोशन को किसके रेफरेंस में पढ़ना है अपन को। देखो, फिजिक्स में एक बेसिक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी फिजिक्स ना अपन रेफरेंस में लेके चलते हैं ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस में रख के ही कोई दूसरे ऑब्जेक्ट का उसका कंपैरिजन होता है ना। क्योंकि कोई भी स्केल अपन फिजिक्स में लेते हैं ना, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, मतलब पूरे यूनिवर्स में अपन किसी भी स्केल का यूज़ करते हैं ना, तो उसमें किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करके ही फिर उस स्केल को मेजरमेंट के लिए काउंट किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेंथ नाप रहे हो तो अपन जीरो से नापना शुरू करते हैं ना, तो जीरो जो हो जाता है उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है ना। और इसको अपन बोलते हैं रिलेटिविटी। और आइंस्टीन ने जो इसी पे ही फॉर्मूला दिया था रिलेटिविटी का, थ्योरी जो थी। तो वो अपन को पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लो कि कोई भी रूल होता है, कोई भी लॉ होता है नेचर का, वो किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करके ही उसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए अपन मोशन का रेफरेंस जानने के लिए अपन को सबसे पहले रेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या होता है रेस्ट? रेस्ट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर ना इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में जो कोई बॉडी होती है ना, वो स्टेबल होती है एक जगह पे, फिक्स होती है एक जगह पे। ऐसी सिचुएशन को अपन रेस्ट बोलते हैं। अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, है ना। जैसे कि अभी मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मेरे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हिल नहीं रही हैं ना, और उसके रेफरेंस में मैं भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ अगर, तो मेरी पूरी पोजीशन जो है वो रेस्ट की हो जाएगी। आ रही है आपको ये बात समझ में? ये तो हो गया रेस्ट का सिचुएशन, है ना। रेस्ट के बाद अगर ये बात अपन को पता है कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि अगर कोई गाड़ी ट्रेन मूव कर रही है ना, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन मूव कर रही है, उस ट्रेन में अगर एक बंदा बैठा हुआ है, तो ट्रेन के कंपैरिजन में जो बंदे का मूवमेंट है वो जीरो है, राइट। हम अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बस में जा रहा हूँ या किसी ट्रेन में जा रहा हूँ, तो बस अगर चल रही है या नहीं चल रही डजेंट मैटर, लेकिन अगर बस के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ तो बस से कंपेयर करने पर मेरा मूवमेंट जीरो हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में मेरे को रेस्ट की पोजीशन में डिफाइन किया जाएगा कंपेयर टू द बस, है ना। अगर पूछा जाए कि डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पर्सन हु इज सिटिंग इन अ रनिंग बस, तो उसमें आप बोलोगे विथ रेफरेंस टू द बस पर्सन इज इन रेस्ट पोजीशन, ठीक है ना। आप ये बता सकते हो। चलो, अगर आपको रेस्ट के बारे में पता चल गया है तो फिर आप मोशन के बारे में भी जानो। मोशन क्या होता है कि मोशन के बारे में अपन बात करते हैं अब। जैसा कि मैंने आपको रेस्ट के बारे में बताया कि अगर कोई बंदा किसी बस में बैठा हुआ है, बंदा या बंदी जो भी है किसी बस में बैठे हुए हैं, और उस बस का जो मूवमेंट है वो सराउंडिंग हिसाब से हो रहा है, लेकिन उस पर्सन का जो मूवमेंट है उस बस के कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं हो रहा, जीरो मूवमेंट है, तो उस पर्सन को अपन बस के कंपैरिजन में रेस्ट पे मानेंगे, राइट। लेकिन अगर इसी पर्सन को आप ऐसे समझ लो कि वो बस में बैठा हुआ है, और अगर पूछा जाए कि इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में जिस रोड पे वो बस ट्रेवल कर रही है, उस रोड के कंपैरिजन में उस पर्सन का सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है, तो आप बताओगे वो पर्सन मूवमेंट में है,
मोशन में है ना। तो मोशन को आप ऐसे डिफाइन करते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सराउंडिंग के कंपैरिजन में मूवमेंट में होता है तो उस कंडीशन को अपन मोशन बोलते हैं। वही बात यहाँ लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन गिवन टाइम, है ना। और जो है मोशन को ना अपन हमेशा रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग में ही मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। और क्या देख लेते हैं इस मोशन में क्या है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो ना मोशन शो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको मोशन शो करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम रेस्पिरेट भी कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा दाएं बाएं देख भी रहे हैं तो भी हमारा मोशन हो रहा है। लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कोई इंटरनल मेटाबॉलिज्म तो होता नहीं है, इसलिए उनको मूवमेंट कराने के लिए अपन को एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। राइट, आ रही है आपको ये बात समझ में? चलो इसके बाद अपन देख लेते हैं कि मोशंस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। मेजरली मोशन 3 प्रकार का होता है, लेकिन उसको फर्दर सब डिवीजन किया गया है। तो एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, तीसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर जो रैंडम मोशन दे के रखा हुआ है इसका कोई मेजर रोल नहीं होता है, ये कहीं पे भी डायरेक्शनलेस मोशन होता है जिसको अपन को ऐसा डिस्कस भी नहीं करना है, और एग्जाम में ये कभी आता भी नहीं कि रैंडम मोशन होता क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि रैंडम मोशन दे के रखा हुआ है। आपको बताया कि रैंडम मोशन का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता है और कोई उसका रोल भी नहीं होता, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, इसलिए इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहें। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ही बस आप रटें और समझें, और क्योंकि क्वेश्चन उससे ही आने वाला। हाँ, तो मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहा था। तो ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है उसमें 3 तरह के मोशंस होते हैं। एक तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होता है कर्वीलिनियर मोशन, और तीसरा होता है सर्कुलर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन कहलाता है। कैसे, समझो कि अगर आप किसी पाथ पर, एक रोड पर एक कार जा रही है ना, एक कार अगर किसी रोड पर जा रही है, ये कार है और ये किसी रोड पे जा रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है, कहीं उसमें कहीं पे भी ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है, कहीं लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, सिर्फ उसे स्ट्रेट मूव करना है, तो इस मोशन को अपन बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। वहीं पे अगर इसी कार को अपन किसी रोड पर कर्व में टर्न करा रहे हैं, यानी कि ये कार हो गई और ये कार इस तरह से टर्न होके जा रही है, इसको अपन बोलते हैं कर्वलिनियर मोशन। तो कर्वलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, आई होप। इसके अलावा अगर सर्कुलेटरी मोशन की बात करें तो आप समझना बात को कि कभी आपने सोलर सिस्टम को के बारे में पढ़ा होगा ना, सोलर सिस्टम क्या होता है और क्या करता है इसके बारे में तो आपको पता ही है कि एक सन होता है और इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्डर में रोटेट करते हैं। तो रोटेट करते जैसे मैंने वर्ड बोल दिया, तो ये एक मोशन होता है जब कोई प्लैनेट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में चारों तरफ से उसके चक्कर काट रहा है, तो फिर इसको अपन बोलते हैं रोटेटरी मोशन। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी, सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, और कर्व मोशन क्या होता है, कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है। इन बातों को आपको याद रखना है। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। दोस्तों अभी आप कंफ्यूज मत करना, देखो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, एक तो मैंने बताया आपको सर्कुलर मोशन, दूसरा आपको बताया मैंने रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल मैंने बताया कि अगर कोई प्लैनेट किसी सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो फिर वो सर्कुलर मोशन हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी रोटेशन का एक्सिस बॉडी से बाहर होता है तो उसे अपन सर्कुलर मोशन कहते हैं। आ रही बात आपको समझ में? देखो ये जो बॉडी यहाँ पर रोटेट कर रही है चारों तरफ से, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सन के चारों तरफ है ना दोस्तों। तो अगर किसी का रोटेशन का एक्सिस सन के उसके बॉडी के बाहर है तो ये हो गया एक तरह से सर्कुलर मोशन। समझना बात को। अब मैं आपको बताता हूँ रोटेशनल मोशन क्या होता है, कि अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो इसे अपन रोटेशनल मोशन बोलते हैं। रोटेशनल, आ रही बात आपको समझ में? अगर आपके रोटेशन का एक्सिस, समझे बात को, जैसे एक पेन है, इस पेन के चारों तरफ अगर मेरी उंगली चक्कर काट रही है तो ये पेन जो है, ये इस पेन के चारों चक्कर काटने में इसको अपन सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस मेरे उंगली के रोटेट करने का जो एक्सिस है वो इस पेन पे है, ठीक है, इस पेन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। लेकिन अगर मेरी उंगली खुद अपने ही जगह पे इस तरह करके रोटेट हो रही है तो इसका मतलब ये रोटेशनल मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा। सर्कुलर मोशन होने का मतलब है कि ये खुद एक चक्कर बनाए, लेकिन रोटेशनल मोशन में है कि अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना। तो आई होप आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है ना। देखो 2 मोशन हमने डिस्कस कर लिए, एक हो गया रोटेशनल मोशन, दूसरा हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। अब तीसरा आता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन? आप समझना बात को मेरे दोस्तों कि ऑसिलेटरी मोशन में जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन टू एंड फ्रो मूवमेंट कराते हैं उस कंडीशन को अपन ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। समझना बात को।
फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखो, ये बैग जो है उसको मैं अगर इस जगह से इस जगह ऐसे मूव करा रहा हूँ तो ये टू जा रहा है और उसके बाद फ्रो जा रहा है, या फिर इसको ऐसे फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। ये मोशन जो होता है इसे अपन ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, कि एक ही पाथ में टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। दोस्तों एक बात और आपको बतानी है कि ऑसिलेटरी मोशन में ही एक और मोशन होता है जिसको अपन बोलते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन। मोशन, अब समझना बात को, इस मोशन का क्या रोल होता है। वाइब्रेटरी मोशन वही मोशन होता है जो कि ऑसिलेटरी मोशन होता है, लेकिन यहां पर एक प्लॉट ट्विस्ट है, और वो ये है कि वाइब्रेटरी मोशन का टू एंड फ्रो मूवमेंट कंपेयर टू ऑसिलेटरी मोशन बहुत फास्ट होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। जैसे अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन को लेता हूं और इस बैग को यहां से छोड़ता हूं तो टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर इसी बैग का मूवमेंट ऐसे 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 फास्ट होगा, अगर टू एंड फ्रो मूवमेंट जल्दी फास्ट होगा, तो इसको अपन वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। इवन जो मैं आपको मूवमेंट दिखा रहा हूँ ये भी काफी स्लो है, अगर आप वाइब्रेटरी मोशन के लिए इसको कंपेयर करना चाहते हो तो इस बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। अगर टू एंड फ्रो स्लो मूवमेंट होता है तो उसे अपन ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, और अगर टू एंड फ्रो फास्ट मूवमेंट होता है तो उसे अपन वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। ये बातें आपको याद रहेंगी या नहीं रहेंगी? याद रहेंगी। देखो ऑसिलेटरी मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो कभी आपने पार्क में देखा होगा ना, बच्चे झूला झूलते हैं, है ना। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, छोटी बिटिया झूला झूल रही है, तो झूला झूलने वाला जो डायग्राम है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन को ही दिखाता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ ना, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे को झूला दिया ना, तो वाइब्रेशन हो जाएगा, फिर जब वाइब्रेशन होगा ना तो गिर जाएगी। ऐसा आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपका कोई फ्रेंड आपको झूला झुला रहा था और उसने कोशिश की थोड़ी बदमाशी करने की, आपको जल्दी जल्दी उसने पार्क में झूला झुला दिया और थोड़ी देर बाद आप गिर के नीचे धूल चाट रहे थे, है ना। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो अपने डेली लाइफ में जो फिजिक्स होती है वही चीज़ें अपन को पढ़नी है और वही एग्जाम में भी आता है, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, है ना। टेक्निकल वर्ड्स का आपको यूज़ करना है। अब ये धूल चाटने वाली बात आप एग्जाम में तो लिख नहीं सकते हो, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये आप बता सकते हो कि जो स्विंग हम बचपन में यूज़ करते थे उससे ही ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ें हमारे साथ आप सीखोगे, है ना, कंटिन्यू करोगे तो। इसके अलावा एक बात और आपको बताना कि हमारा जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है स्वास्तिका एकेडमी का इंदौर में, आप वहाँ पे भी हमें विजिट कर सकते हैं। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो हम 1-to-1 इंटरेक्शन करके वहाँ पे चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ें आपको आगे समझ में, तो अपन आगे बढ़ें। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में तुरंत हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या देखा हमने। 3 तरह के मेजरली मोशन देखे, एक तो ट्रांजिशनल मोशन देखा, उसके बाद अपन ने रोटेशनल मोशन देखा, और उसके बाद अपन ने ऑसिलेटरी मोशन देखा। हमने ट्रांजिशनल मोशन में 3 और टाइप्स के सब डिवीजन देखे हैं। पहला होता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होता है कर्विलिनियर मोशन, और तीसरा होता है सर्कुलर मोशन, है ना। तीनों के एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब समझना दोस्तों कि मोशंस को अपन 3 अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अभी क्या है कि ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे डिवीजन बताए हैं टाइप्स ऑफ मोशन, ये तीनों ना डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग सब डिवीजन में डिवाइड होते हैं, है ना। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऐसे होते हैं कि जब अपन मोशन को सिंगल डायरेक्शन में, यानी सिंगल एक डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा होता है तो उसे अपन बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, है ना। 1 डायमेंशनल मोशन, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 डायमेंशनल मोशन बना हुआ है। 1 डायमेंशनल मोशन का मतलब यही होता है कि कोई भी बॉडी पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो उसे अपन 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फिर वही कार का एग्जाम्पल मैं दूंगा। एक रोड है, इस रोड पर एक कार है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है ना। अपन इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ ले लेते, ज़्यादा ईस्ट होता है। डायरेक्शन का आप ऐसा है कि फिजिक्स में आपको डायरेक्शन ऐसे याद करने हैं कि इसको अपन नॉर्थ बोलेंगे, इसको अपन साउथ बोलेंगे, इसको अपन वेस्ट बोलेंगे, इसको अपन ईस्ट बोलेंगे, है ना। कहाँ चला गया, ये रहा। इसको अपन ईस्ट बोलेंगे, हैं ईस्ट बोलेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ईस्ट में क्या होता है, वेस्ट में क्या होता है, नॉर्थ में क्या होता है और साउथ में क्या होता है ना। आप समझना बात को कि जब भी कोई भी बॉडी सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अगर कोई कार मूव कर रही है ना, तो इसको अपन बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पेपर पे लाइन ड्रॉ करते हो, है ना, इस पेपर पे जो अगर मैं एक डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, है ना। इस एंगल से इस एंगल तक जाना सिर्फ एक डायरेक्शन कवर हो रही है, यानी इस डायरेक्शन से लेकर इस डायरेक्शन तक कवर हो रहा है, तो इसको अपन 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन का सिचुएशन ऐसा होता है कि देखो यहाँ पर भी आप डायग्राम समझो कि अगर कोई बॉडी इस 0 रेफरेंस पॉइंट से
इस तरह की स्ट्रेट लाइन बना रही है तो वो दो तरह के डायरेक्शन को कवर कर रही है। एक तो ये वाला डायरेक्शन कवर कर रही है यानी कि नॉर्थ वाला सेक्शन कवर कर रही है, दूसरा ईस्ट वाला डायरेक्शन कवर कर रही है। कैसे? अब इस बॉडी का थोड़ा मूवमेंट तो ईस्ट डायरेक्शन में भी होगा और थोड़ा मूवमेंट तो नॉर्थ डायरेक्शन में भी हो रहा है ना। देखो अगर इस बॉडी का लोकेशन यहाँ पर देखोगे तो इस जगह से इस जगह का मूवमेंट अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में मतलब नॉर्थ साइड से यहाँ तक बॉडी का मूवमेंट हुआ है। जीरो से अगर आप कंपेयर करते हो, जीरो से अगर बॉडी को कंपेयर करते हो तो इस जीरो से इस जगह तक यानी 1 तक आने में बॉडी नॉर्थ डायरेक्शन में भी तो थोड़ा मूवमेंट हुआ है। और इसके अलावा अगर आप ईस्ट डायरेक्शन से कवर करते हो तो 0 से 1 तक आने में थोड़ी सी ईस्ट डायरेक्शन भी तो कवर हुई है। यहाँ तक का ईस्ट डायरेक्शन कवर हुआ है और यहाँ तक का नॉर्थ डायरेक्शन कवर हुआ है, यानी कि 2 डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है ना। तो इस तरह के मूवमेंट का अपन बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है आप मुझे बताओ। 2 डायमेंशनल मोशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो? तो मैं ही आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो 2 डायमेंशनल मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख लो, जो पहले मैंने आपको प्लैनेटरी मोशन जो बताया था वही 2 डायमेंशनल का भी बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। कैसे? समझो बात को कि जब भी अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है तो वो फिर वो प्लैनेटरी मोशन शो करता है। और प्लैनेटरी मोशन का मतलब होता है प्लैनेट जो मोशन जो मूवमेंट करता है उसको अपन प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं। तो इस मोशन में अर्थ जो है 2 तरह के डायरेक्शन को कवर करता है ना। एक तो जो है बाहर की तरफ जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। कैसे होता है? एक टेंजेंट बनाता है अर्थ का। इस टेंजेंट को अपन कंपेयर करते हैं तो टेंजेंट से आप नाम सुन के घबराना मत कि क्या हैवी नाम यूज़ कर रहे हो सर, हैवी ड्राइवर की तरह। ऐसा कुछ नहीं है। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी मूवमेंट पे आप अर्थ का डायरेक्शन देखोगे सन के कंपैरिजन में तो एक उसका डायरेक्शन होगा सन की तरफ और दूसरा होगा बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ है एक ये डायरेक्शन हो गया और दूसरा डायरेक्शन ये हो गया। तो यही कारण है कि जो अर्थ का मूवमेंट अपन सन के चारों तरफ लेते हैं उसको अपन बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट, बिल्कुल। चलो 2 डायमेंशनल मोशन की बात अगर हो गई तो अपन 3 डायमेंशनल मोशन की बात कर लेते हैं। कभी आपने पतंग उड़ाई है? उड़ाई होगी, बेशक ही उड़ाई होगी। अगर आप इंडिया में रहते हो तो पतंग के बारे में जानते हो। नहीं उड़ाई है तो दूसरों को उड़ाते हुए देखा तो होगा ना। तो पतंग की जो उड़ान होती है ना वो 3 डायमेंशनल मोशन होती है। कैसे? कि वो एक तो फॉरवर्ड जा रही है, दूसरा वो ऊपर जा रही है और तीसरा उसका दूसरी तरफ में भी डायरेक्शन में भी जा रहा है ना। इसका एग्जाम्पल और देख लो, अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करता है कभी तो उसका जो मूवमेंट मोशन होता है ना वो भी 3 डायमेंशनल मोशन होता है ना। अब हम जो मूवमेंट इस पेन का कर रहे हैं वो पेन का जो मूवमेंट है वो 3 डायमेंशनल मोशन होगा, है ना। तो यही होता है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। अभी कई लोग जो मूवियाँ देख देख कर बोलेंगे सर साइंस फिक्शन वाली मूवी में तो 5 डायमेंशन दिखाया गया है। तो भैया ऐसा है कि उस पर भी रिसर्च चल रही है। अपने हम लोग की सिलेबस में 5 डायमेंशन नहीं आने वाला है, राइट। तो अपन को PhD नहीं करनी है इस सेक्शन में, तो वही चीज़ें पढ़ें अपन जो एग्जाम में आ रहा है। तो समझना बात को कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो डायरेक्शन के बेसिस पे अपन ये डिसाइड करते हैं कि जो मोशन हो रहा है वो 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। अगर सिंगल डायरेक्शन में कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो वो 1 डायरेक्शनल मोशन होगा, और अगर 2 डायरेक्शन को कंपाउंड करके एक बॉडी ट्रेवल कर रही है तो उसे 2 डायमेंशनल मोशन करेंगे। और अगर मोर देन 1 डायरेक्शन या मोर देन 2 डायरेक्शन अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो उसको अपन 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े अपन। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ओके, रेफरेंस पॉइंट जो है मैं आपको शुरू में मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया था, लेकिन आप जान लो कि अगर आपको कोई मोशन करना है तो उसके रिगार्डिंग आपको कई सारी टर्मिनोलॉजीज जाननी पड़ेंगी, है ना। 3 नंबर में आपसे कई सारी टर्मिनोलॉजीज पूछ सकता है। रेफरेंस पॉइंट तो नहीं पूछेगा, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के लिए कोई और क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको रेफरेंस पॉइंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिजिक्स में कोई भी मूवमेंट अगर होता है तो किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन को कैमरे की तरफ क्लोज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा ये जो पेन है ये किसी ना किसी जगह से तो मूव किया होगा ना। अब मुझे डिस्टेंस नापना होगा कि जितना मूवमेंट मैंने किया है वहाँ उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस पेन ने। तो मैं नापना इस प्लेस से शुरू करूंगा, मेरे इस पाम से शुरू करूंगा जहां इस पेन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया है? मेरा पाम हो गया है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, अ पॉइंट दैट ऑल मोशन विल बी मेजर्ड रिलेटेड टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसे ही अपन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अच्छा, एक बात और समझना, रेफरेंस पॉइंट
जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेस्ट कंडीशन में हो, मोशन कंडीशन में होने वाला पॉइंट भी रेफरेंस पॉइंट होता है, उसको अपन रिलेटिविटी की थ्योरी से समझेंगे, वो भी आगे अपन पढ़ेंगे तो वो चीज़ें ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये बात समझ लो कि रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को ही अपन रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन देख लेते हैं क्या है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको अपन को पढ़ के रखना, लास्ट तक ये काम में आएगा। अभी नहीं, पूरे मैकेनिक्स वाला सेक्शन जो अपन फिजिक्स में कवर करेंगे उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मेजर रोल होगा। और इसको अगर आप यहाँ ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ जाते हो तो इसके बाद आपको बाकी चीज़ें समझने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप रेफरेंस पॉइंट जो लोगे दूसरे भी टर्मिनोलॉजीज का, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही लोगे। समझ पा रहे हो ना रेफरेंस पॉइंट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने रेफरेंस पॉइंट पढ़ाया है और अभी उसका यूज़ भी करना शुरू कर दिया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रेफरेंस लेकर आप दूसरे टर्मिनोलॉजीज को याद करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपन देख लेते क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। देखो होता क्या है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार, इसमें ना वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हुआ बना के रखे हुए कि फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस जो है टफ होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है। मेरे से पढ़ोगे ना तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात की। एटलीस्ट साइंस टेक वाला सेक्शन तो बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। मतलब आप जब एग्जाम में लिखोगे ना तो आपके स्माइल आएगी कि मास्टर ने बताया था और हमने उसे पढ़ा था, है ना। समझना बात को। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इस जगह को, यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट होता है ना, इसको डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। आ रही बात समझ में। डिस्टेंस क्या हो गया, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूवमेंट होता है, इसका जो लेंथ अपन नापते हैं इसे ही अपन डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। अब समझना बात को कि ये जो डिस्टेंस होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो लेंथ होता है उसको अपन मेजर करते हैं, इसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं ना। तो डिस्टेंस का जो अपन रेफरेंस लेते हैं वो बोलते हैं डिस्टेंस जो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट। ये तो बातें होगी इसकी जो सेकेंडरी बातें हैं। चलो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है डिस्टेंस में और क्या क्या नहीं होता है। अब समझना बात को कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो मूवमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो, ए से बी हो, बी से ए भी तो हो सकता है ना। चलो मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक बंदा है वो ए से बी तक गया, उसके बाद फिर रिटर्न होके बी से ए तक आ गया, है ना। एक यहाँ गया और इसके बाद यहाँ आ गया, तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन कवर किया उसने, ये उसका डिस्टेंस हो गया। आ रही बात आपको समझ में। यानी कि ए है, इसको मैं क्लीन करके दोबारा से बना के बताता हूँ आपको। हाँ, देखो अब समझना बात को, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना। और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस कवर हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक गया और यहाँ से यहाँ तक एक आया। अब समझो बात को कि अगर इस जगह पे जाना हो रहा है और इस जगह पे आना हो रहा है तो फिर भी कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर हुई ना मेरे भाई। देखो अब इस जगह से अगर 1 किलोमीटर जाने में लग रहा है और आने में भी 1 किलोमीटर लग रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया इसने, 2 किलोमीटर्स। बहुत सिंपल है, एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, आप भी बता सकते हो, कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन भी इसको काउंट करना है ना, मूवमेंट का जो डायरेक्शन है इसको भी अपन को काउंट करना है। तो ये तो एक तरफ ईस्ट में जा रहा है यानी, है ना, पॉजिटिव में इसको ले लेते हैं। इसके बाद ये जो वेस्ट में आ रहा है उसको अपन नेगेटिव ले लेते हैं। तो डायरेक्शन से जो डायरेक्शन होता है ना वो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। और जब कैंसिल हो जाते हैं डायरेक्शन तो इसका जो नेट रिजल्ट आता है, नेट रिजल्ट जो आता है वो ज़ीरो आता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ये कैसी बात हो गई, 2 किलोमीटर मूव तो किया, बिल्कुल मूव किया, यही तो फिजिक्स की खासियत होती है। ट्रैवल करने के बाद भी आप उसके मूवमेंट को जीरो बोलते हो। इसी तरह वर्क के साथ भी होता है, वर्क में जीरो, आप फोर्स लगाते हो लेकिन उसमें जीरो मूवमेंट होता है, जीरो वर्क होता है। तो समझो बात को, ऐसा क्यों होता है। फिजिक्स ये बोलता है कि अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको उसके डायरेक्शन को भूल जाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। अगर आपको किसी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको उसके डायरेक्शन को भूल जाना पड़ेगा। डिस्टेंस में डायरेक्शन को नहीं याद रखते हैं, ठीक है। बेसिक डिफरेंस आप समझ लो, कैसे आप इसको लिखोगे आंसर मैं बाद बताऊंगा अभी, है ना। अब समझो, मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आप डायरेक्शन को भी काउंट करते हो किसी के ट्रेवल मूवमेंट में, कि जिस डायरेक्शन वो ट्रेवल करना है वो भी अपन को मेजर करना है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ए से बी तक जाने में, फिर वापस बी से ए तक आने में जो मूवमेंट हो रहा है उसमें डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। और अगर डायरेक्शन कैंसिल कर दे रहे हैं तो जो नेट रिजल्ट आता है वो जीरो आता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर। अब समझना बात को, क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। जब भी किसी भी यूनिट का अगर डायरेक्शन डिसाइड होता है तो उस डायरेक्शन को डिसाइड करने के बाद उसमें जो पर्टिकुलर यूनिट लगाते हैं उसे अपन स्केलर और वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर किसी भी मेजरमेंट में डायरेक्शन डिफाइन होता है तो उसे अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और अगर किसी भी मेजरमेंट में डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है तो उसे अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। जिसमें डायरेक्शन डिफाइन होता है उसे अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है उसे अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। याद रखना है, जो डायरेक्शन को बताता है उस क्वांटिटी को अपन वेक्टर बोलते हैं, और जो भी कोई भी मेजरमेंट जो डायरेक्शन को नहीं बताता है उसे अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये बात आपको याद रहेगी। इसी के बिहाफ पे अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। डिस्टेंस वो क्वांटिटी होती है, वो टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें अपन टोटल मूवमेंट जो होता है, टोटल मूवमेंट होता है उसको अपन काउंट करते हैं, लेकिन उसमें से डायरेक्शन को बाहर निकाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट विदाउट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। आ रही बात आपको समझ में। अब डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन को अपन साथ में काउंट करते हैं। अब इससे एक बात और निकल कर आ रही है बाहर सामने मेरे दोस्तों, समझना बात को, कि कभी भी डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। आ रही बात आपको समझ में, कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती है। कैसे, समझना बात को आप, कि अगर आप कोई भी मूवमेंट करते हो, है ना, कोई भी मूवमेंट अगर आप करते हो तो उस मूवमेंट में थोड़ा बहुत बॉडी आपकी एक जगह से दूसरी जगह हिलेगी ना। मुझे बताओ, अगर कोई भी मूवमेंट आप करते हो तो उसमें बॉडी आपकी एक जगह से दूसरी जगह हिलेगी, और अगर ये हिलना होता है, ये मूवमेंट होता है अगर आपकी बॉडी का, तो उसको अपन बोलेंगे कि थोड़ी बहुत डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, राइट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आपका मूवमेंट हो तो उस मूवमेंट का एंड रिजल्ट जो है वो कुछ ना कुछ आए। आ रही बात आपको समझ में। किसी भी मूवमेंट का एंड रिजल्ट हमेशा सेम ही आए, ये ज़रूरी नहीं है। किस कंडीशन में, जब आपका डायरेक्शन चेंज होता है। देखो, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर किसी बॉडी का थोड़ा भी मूवमेंट होता है तो वो डिस्टेंस माना जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हुआ है बॉडी का, इसको अपन डिस्टेंस कैरी करेंगे ही करेंगे। अगर कोई मूवमेंट नहीं होता है तो डिस्टेंस का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जब बॉडी मूव ही नहीं करी तो काहे का डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस नहीं, है ना। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताइए, तो ये बातें आपको याद रखनी है। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। एक पॉइंट आपको याद रहेगा। क्यों ऐसा होता है कि डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बॉडी मूव करेगी और उसका कोई डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह उसका लोकेशन चेंज होगा, है ना। तो डिस्टेंस तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिस्टेंस की जीरो होने की संभावना आप बनाते हो तो बॉडी का मूवमेंट जीरो हो जाएगा, और अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या का डिस्टेंस, है ना। यही बात। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर आता हूँ डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ज़ीरो भी हो सकती है ना, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कन्फ्यूजन हो रहा है? बिल्कुल होगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। आप समझना बात को। एक ही पॉइंट है, फिर से हम वही रेफरेंस ए और बी का लेंगे। ए पे मैं बैठा हूँ, बी पे आप बैठे हो, ठीक है ना। हमारे और आपके बीच में दूरी के सिर्फ 1 किलोमीटर की है। हमारे बीच में जो फासले हैं वो सिर्फ 1 किलोमीटर के हैं। इमेजिन कर लो, 1 किलोमीटर का दूरी है हमारे और आपके बीच में, ठीक है। अभी क्या हुआ, जब मैं आपके पास आने की, आप मेरे पास इंदौर मिलने मुझसे आते हो, है ना, मेरी कोचिंग में अगर आप इंदौर मुझसे मिलने आते हो तो कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करोगे ना। तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, लेकिन जब आप यहाँ से वापस जाने लगते हो तो रास्ते में आपको कचौड़ी की दुकान दिख जाती है। इस कचौड़ी की दुकान पर आप रुक जाते हो, फिर आपके इस कचौड़ी की दुकान पर आपको कोई खास मित्र मिल जाता है। कचौरी की दुकान पे आप खास मित्र मिल जाता है, फिर आप उस खास मित्र के साथ पूरा दिन वहीं बिता देते हो। तो आप समझना बात को, 500 मीटर की दूरी पे आपका कचौड़ी की दुकान पे आपका दोस्त मिल जाता है, तो आप उसके पास रुक के बात करने लगते हो जब मेरे पास से लौट कर आप वापस जा रहे होते हो। तो आप समझना, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, आप मुझे बताओ। टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 1 किलोमीटर जाना और 500 मीटर आना, यानी कि 1.5 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया। बनी बात है, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो इसमें आप
सॉरी, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 0.5 किलोमीटर। शॉक्ड हो गए? बिल्कुल हो गए। समझना बात को, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि देखो, जब बी पॉइंट से आप ए पॉइंट तक, यानी कि अपने घर से इंदौर तक जब आप आते हो मुझसे मिलने, तो आप एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप आधे रास्ते में जाने के बाद आप अपने मित्र से मिलते हो, खास मित्र से, तो आधा डायरेक्शन ट्रेवल करने के बाद आपका जो डायरेक्शन है यहाँ तक का, इस आधे डिस्टेंस तक का, वो कैंसिल हो जाता है ना। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो काउंट होगी ही नहीं। आ रही बात आपको समझ में? मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को भी काउंट किया जाता है। तो अगर इस वाले डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन को काउंट करते हो तो ईस्ट से नॉर्थ आने में आपने बी से ए तक ट्रेवल किया, लेकिन फिर बीच में कचौड़ी वाले की दुकान पे यानी कि सी पर आप जाते जाते आपका जो डायरेक्शन सी तक पहुंचने का है वो कैंसिल हो गया। और अगर सी तक जाने में आपका डायरेक्शन कैंसिल हो रहा है तो नेट आपका डिस्प्लेसमेंट 0.5 किलोमीटर ही होगा। कैसे? 1 किलोमीटर जाना और 500 मीटर आना। तो 500 मीटर को अगर 1 किलोमीटर से माइनस कर दोगे तो 0.5 को अगर माइनस करते हो तो आ जाता है 0.5 मीटर, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में? चलो, ये तो हो गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिवीजन कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपने बोला कि सर ये तो आपने बता दिया कि 0.5 किलोमीटर हम ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव और जीरो कहाँ से आया। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आया। देखो, अब जीरो कैसे आएगा और नेगेटिव कैसे आएगा, इस पर अपन बात कर लेते हैं। पहले मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको मिटा लूँ रफ वर्क, तो इससे क्या है कि आपको चीज़ें समझ में थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना। बता रहा था कि जैसे एक पॉइंट ये ए है, एक सेकेंड दोस्तों, एक पॉइंट ये ए है और ए है और दूसरा पॉइंट बी है ना। अब दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि ये आप घर हो गया आपका और ये इंदौर हो गया जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, है ना। सॉरी, तो इंदौर जब आप आते हो, डिस्टेंस एक ट्रेवल किया है आपने यहाँ से यहाँ तक, फिर बीच में आप कचौड़ी वाले के यहाँ रुकते हो। कचौड़ी वाले के यहाँ आपका खास मित्र मिल जाता है। खास मित्र बोलता है अरे यार अपने रूम पर क्यों जा रहे हो, चलो मेरे मित्र रूम पर चलो, वहाँ पर चल के पढ़ाई करो। समझ रहे बात को? तो अपन रूम नहीं जाते हैं, लाइब्रेरी चले जाते हैं साथ में। भाई मित्र का साथ भी तो निभाना है ना, कि पढ़ाई करने अपन थोड़ा ना आते हैं, अपन तो लाइब्रेरी जाते हैं तैयारी करने। तो फिर क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी चले गए। अब समझना बात को कि अगर अपने घर से मेरे पास तक अगर आप आते और उसके बाद अपने घर तक लौट जाते तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता? जीरो होता, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है और डिस्टेंस भी दोनों का, डायरेक्शन दोनों का अलग है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो कैंसिल हो जाता है ना। और लेकिन अगर आप समझो अपने रूम के बगल से आप गुजर कर लाइब्रेरी चले गए तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मुझे बताओ? नेगेटिव। 500 मीटर की दूरी पर आपकी लाइब्रेरी है, तो अगर आप बोलते हो कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो माइनस 0.5 किलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। कैसे? क्योंकि पहले आप गए ईस्ट डायरेक्शन में, फिर आप आए वेस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद फिर वेस्ट डायरेक्शन में अपना टोटल ट्रैवल कैंसिल करने के बाद वेस्ट डायरेक्शन में आप एक्स्ट्रा चल गए। अब ये जो एक्स्ट्रा आप एफर्ट लगाए, एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है ना, उसका अगर डायरेक्शन के हिसाब से काउंट करोगे ना, मतलब रेफरेंस पॉइंट का डायरेक्शन जो है आपका, तो ये वाला डायरेक्शन है ना, मतलब इसको एक्स डायरेक्शन ले लो और इसको वाई डायरेक्शन ले लो। तो अगर एक्स डायरेक्शन आपका रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो वाई डायरेक्शन तो उसके अपोजिट जा रहा है ना, तो अपोजिट तो कैंसिल करेगा, या तो अगर उससे बड़ा वैल्यू होगा तो माइनस में जाएगा। तो अगर आप समझो बात को, ये 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हो पॉजिटिव में और ये 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करते हो नेगेटिव में, तो अगर -1.5 है और प्लस 1 है, तो मुझे बताओ कि आपका नेट ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मुझे बताओ। लेकिन समझना बात को, अब जैसे कि ओवरऑल आपका डिस्प्लेसमेंट काउंट किया जाएगा तो ये नेगेटिव में ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। नेगेटिव में ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। मैंने आपको 0.5 बताया उसके लिए सॉरी, वो नेगेटिव में ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। कैसे? कि जब इससे इसको आप माइनस करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर 2.5 हो जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका जो हो रहा है ना वो 2.5 हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो दोनों के, तीनों कैसे हो सकते हैं, तीनों कंडीशन अपन समझेंगे एग्जांपल के साथ। समझना बात को कि जब भी आप मेरे पास आओगे, ये ए है, एक पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। बी पॉइंट पर आप हो और ए पॉइंट पे मैं बैठा हूँ, है ना। तो यहाँ से पहले आप बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ट्रेवल किए
उसके बाद आप मुझसे बातचीत की, आपने बोला हाँ सर आपसे हम फेस टू फेस मिलेंगे और रोज़ आपसे पढ़ने आएंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे पास, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप क्लास में मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करोगे। तो ऑनलाइन का माध्यम मुझे पसंद नहीं आता, अपन तो ओल्ड स्कूल बॉय हैं। आपने बोला ठीक है सर, बोल के निकल गए आप। आधे रास्ते में गए, आपने कचौड़ी खाने के लिए दुकान देखी तो वहाँ बैठ के कचौड़ी खाने लग गए। कचौड़ी खाते खाते दोस्त मिल गया, दोस्त बोला चलो थोड़ी देर दरबार करते हैं, तो आप यहीं रुक गए, अपने घर वापस नहीं आए। तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मुझे बताओ? 0.5 किलोमीटर होगा, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस मान लो, और यहाँ से यहाँ तक 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस मान लो, है ना। तो अगर ये नेट डिस्प्लेसमेंट अगर कैरी किया जाए इसमें तो कितना होगा? सिर्फ 0.5 किलोमीटर। कैसे? क्योंकि 1 किलोमीटर तो आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल किए हैं, लेकिन उसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में भी आप ट्रैवल किए हैं, और वो ट्रैवल आपका जो हुआ है 0.5 किलोमीटर का हुआ है ना। तो 0.5 किलोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन पे आने के बाद आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो कैंसिल हो जाएगा जाने वाला डिस्टेंस है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जाने वाला जो डिस्टेंस है वो वाई वाले से कैंसिल होगा उस सेक्शन तक जहाँ तक आपने क्या बोलते हैं डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। यानी 0.5 का ट्रैवल जो है आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और नेट आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा 0.5 का, है ना, 0.5 किलोमीटर का नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ही आएगा आपका। अब समझना कि अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 0.5 का डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आ रहा है, तो इससे कहीं से कहीं तक पता नहीं चल रहा है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए आपको ये बात समझो कि, एक मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा दो, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कि जैसे एक मैंने आपको बताया अभी एक सेक्शन कि ए और बी है जो है मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो ए का पॉइंट ये रहा और बी का पॉइंट ये रहा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। आप मुझसे मिलने आए, मुझसे मिलने के बाद आपने कचौड़ी खाई, कचौड़ी में दोस्त मिला, दोस्त बोला चलो यार थोड़ा मेरे घर तक चलो, तो आप दोस्त के घर चले गए। अब दोस्त के घर गए तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने, वो डिस्टेंस आपने जो ट्रैवल किया है, एक सेकंड मुझे बनाने दो, हाँ ये रहा, जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस आपके घर से 500 मीटर एक्स्ट्रा है। 500 मीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर, है ना, 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर होता है। तो 500 मीटर आपके घर से एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जहाँ पर आपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी में पढ़ने गए हो, है ना। अब समझना बात को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैवल होता है, यहाँ से यहाँ तक का आपका जो ट्रैवल होता है वो हो जाता है आपका 1.5 किलोमीटर का, राइट। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का आपका जो ट्रैवल यानी बी से जो एक ए तक आए हो वो होता है 1 किलोमीटर का। अब 1 किलोमीटर का ट्रैवल और 1.5 किलोमीटर का ट्रैवल जो है, इन दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है मेरे दोस्त कि 1.5 किलोमीटर का ट्रैवल आपने वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में किया है, और 1 किलोमीटर का ट्रैवल आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में किया है। अब समझना, दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है -0.5 किलोमीटर। आ रही बात आपको समझ में कि अगर आप इसको डायरेक्शन के साथ कंपेयर करते हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो 1 किलोमीटर आप मेरे पास मिलने आए हो, और नेगेटिव डायरेक्शन में जब वापस अपने घर तरफ जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ उसके घर चले गए, तो फिर ओवरऑल जो ट्रैवल आपका होता है दोनों को ऐड करने पे ही आता है, एडिशन करने से ही तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है ना। तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो दूसरे डायरेक्शन में तो उसको अपन नेगेटिव लेंगे, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने का मतलब है कि नेगेटिव लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि नेगेटिव होगा। तो अगर कोई यूनिट नेगेटिव आ रही है, कोई मेजरमेंट या फिर कोई नंबर नेगेटिव आ रहा है और उसको अपन किसी पॉजिटिव नंबर से प्लस करते हैं तो आंसर भी तो नेगेटिव में आता है ना, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसका ही साइन जो है वो अपन कैरी करते हैं। तो यहाँ पर 1.5 किलोमीटर जो है वो बड़ा नंबर है, इस कारण से इसका जो नेगेटिव साइन है वही अपन कैरी करेंगे। तो दोनों को प्लस करने पे माइनस होगा और माइनस करने पे 0.5 किलोमीटर ट्रैवल आएगा। इस तरह से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। जीरो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ए से बी से ए आए और बी फिर ए से बी चले गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बता ही दिया, 0.5 किलोमीटर पर कचौड़ी खाने रुक गए थे। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर वो 5 नंबर में पूछ लेता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है तो आपको प्रोमिनेंट जेन्युइन आंसर मालूम होने चाहिए। आप देखो, एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो कि इज कॉल्ड दिस दैट लगाकर आप आंसर को बड़ा कर दोगे और एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। इट इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल, है ना। आपको फैक्ट्स और डाटा लिखने पड़ेंगे, और वो डाटा अगर आप ऑथेंटिक लिखते हो, टू द पॉइंट लिखते हो, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताओ, तो दो चीज़ें तो मैंने आपको पहले फिंगर टिप पे बता दी थी कि डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, पहली बात। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा तीसरी बात ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है,
नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये बात आप जान लो, यूनिवर्सल फैक्ट है। तीसरी बात, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। बाकी इनमें सिमिलैरिटी एक चीज़ होती है कि इनका जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट अपन इसको बोलते हैं, जो एसआई यूनिट होता है इनका वो मीटर पर सेकंड ही होता है। सॉरी, मीटर होता है, नॉट पर सेकंड। पर सेकंड तो अपन वेलोसिटी का यूनिट लेंगे। जो इनका एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है ना, मीटर होता है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। एसआई और सीजीएस क्या होता है ये भी अपन एक यूनिट में पढ़ेंगे कि एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि मीटर यूनिट जो होते हैं वो कौन कौन से मेजरमेंट यूनिट होते हैं, उनको अपन को रटना भी पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें एक इजी टॉपिक कवर करना था जो बोरिंग भी ना लगे आपको, इसलिए हमने मोशन से स्टार्ट किया था। वरना हमें जो प्रोसीजर वो तो यूनिट से स्टार्ट करने की है, लेकिन बिकॉज यूनिट्स थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है लॉन्ग टर्म पे चलने पे, इसलिए हमने मोशन से स्टार्ट किया था। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको डिफरेंसेस पता चल गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जो हमारे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप जाके पीडीएफ भी देख सकते हैं या फिर आप हमारे सेंटर पे आकर वहाँ से भी हार्ड कॉपी ले जा सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद दो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ ली, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले हमने पढ़ा था रेफरेंस पॉइंट, है ना। अब देख लेते हैं, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कोई ना कोई स्पीड भी होगी, है ना। तो देख लेते हैं क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आप लिखा हुआ है। तो क्या होती है स्पीड और क्या होता है वेलोसिटी, है ना। समझना बात को। अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे पर्टिकुलर लोकेशन तक, ए से बी तक जाने में कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले रहा है, तो उस टाइम पीरियड को आपको समझना है कि इस टाइम पीरियड को और ये डिस्प्लेसमेंट को, इन दोनों को रोल प्ले कराकर अपन ये पता कर सकते हैं कि उस गाड़ी की स्पीड कितनी थी, मतलब कितनी तेज़ी से वो गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। ये जानने के लिए हमें उस ट्रैवल का टाइम हमें पता होना चाहिए, उस ट्रैवल का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, है ना। समझ में आ रही बात। तो फॉर्मूला बनता है स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर 3 नंबर में आपसे पूछता है कि व्हाट इज स्पीड, तो आप इसको सिर्फ पहले तो आपको एक फॉर्मूला लिखना है। देखो फिजिक्स में एक बात और याद रखना मेरे दोस्तों कि फिजिक्स में आपको हर एक टॉपिक में अगर आपको पता है कि उसका फॉर्मूला होता है और आपको पूछा है उसके रिगार्डिंग, अगर आपसे पूछा है मोशन ऑफ इक्वेशंस को डिफाइन करो, मैं पढ़ाऊंगा मोशन ऑफ इक्वेशंस, तो अगर आपसे पूछा है मोशन ऑफ इक्वेशंस को डिफाइन करो तो उसको बताने में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मोशन ऑफ इक्वेशंस जो है वो फॉर्मूला पहले आपको रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद उसको डेफिनेशन इन वर्ड्स में लिखना है। क्योंकि आप आधा नंबर तो बिना किसी मेहनत के टाइम बचा कर स्कोर कर सकते हो अगर आप सिर्फ उसका फॉर्मूला लिख देते हो। यही तो स्पीड को डिफाइन करता है। यहाँ पर जो एस है वो स्पीड को डिफाइन करता है ना, स्पीड को डिफाइन करता है। और जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन करने के लिए डी होता है और टाइम को डिफाइन करने के लिए टी होता है। तो स्पीड का जो वैल्यू आता है वो डी बाई टी आ जाता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाता है। आप कंफ्यूज मत करना, डिस्प्लेसमेंट का भी जो नोटेशन है वो डी से ही किया जाता है, लेकिन ठीक है आप समझ जाओगे डिस्टेंस कहाँ पे है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है। तो आप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्पीड का डेफिनेशन अगर बोलना हो तो बोल सकते हो कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड एट स्पीड, है ना। ये बात हो गई स्पीड की डेफिनेशन। अब इसके बारे में और कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपन जान लेते हैं। स्पीड जो होती है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी, तो समझना मेरे दोस्तों कि अगर डिस्टेंस को नापने में हम डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्शन को अगर इग्नोर कर देते हैं तो फिर डिस्टेंस के रेफरेंस पे ही तो स्पीड निकाली जा रही है ना मेरे भाई। आ रही बात समझ में। अगर हम डिस्टेंस को नापने में किसी भी डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हैं तो उसी डिस्टेंस के रेफरेंस में तो स्पीड निकाली जा रही है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि स्पीड का भी डेफिनेशन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो गई स्पीड की और एक कहानी। दूसरी कहानी देखो क्या लिखा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, है ना। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरा, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। होगी भी क्यों नहीं मेरे भाई, होगी भी क्यों नहीं।
अगर आप किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करा रहे हो पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में, तो उसमें मूवमेंट होगा तो कोई टाइम पीरियड में मूवमेंट होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आप टाइम से फास्ट चल रहे हो, टाइम के साथ ही आप चल रहे हो ना। तो अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करती है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही सही। और अगर वो सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसमें स्पीड को अगर डायरेक्शन को अगर इग्नोर कर दिया जाता है तो टाइम पीरियड होगा, और डिस्टेंस है और टाइम है तो स्पीड होगा। तो हमेशा जो स्पीड होती है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 3 चीज़ें निकल कर इसमें आ गई हैं। पहला तो स्पीड का डेफिनेशन, दूसरा कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। अब देखो सबसे बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूनिट बहुत सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। अब जिस टाइम पीरियड में आप उसको ट्रेवल करा रहे हो उसको अपन बोल देते हैं टी, सेकंड ले लो, है ना, सेकंड ले लो, उसका ऐसा यूनिट, ठीक है। सॉरी, ऐसा यूनिट नहीं होता इसका, यूजुअल यूनिट जो होता है सेकंड होता है, ऐसा यूनिट आवर होता है, सीजीएस यूनिट होता है सेकंड होता है ना। अगर किसी टाइम पीरियड में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। कैसे? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो होता है वो हो जाता है स्पीड का यूनिट, मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो ये कोई दोनों के बीच में डिफरेंस तो आप इसको नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये जान तो लो कि मीटर पर सेकंड जो होता है वो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट होता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि स्पीड का यूनिट क्या होता है तो आप बता पाओगे ना कि मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होता है, राइट। चलो अब अपन वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। फिर वही कंसेप्ट, जो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लगा था वही कंसेप्ट वेलोसिटी पे भी लगेगा। पहली बात तो वेलोसिटी जो होती है पर्टिकुलर टाइम में किसी भी बॉडी द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है पर्टिकुलर टाइम में, उसे ही अपन वेलोसिटी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो भी हो, है ना, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर डायरेक्शन पॉजिटिव होगा दोनों का मूवमेंट का तो पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आता है तो नेगेटिव होगा, और दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं तो वो फिर जीरो वेलोसिटी कवर होगा, है राइट। भले ही मूवमेंट हुआ हो बॉडी में लेकिन वेलोसिटी जो है उसमें जीरो ही कवर की जाएगी, है ना, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द एवरेज स्पीड डज नॉट बिकम जीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड, है ना। लेकिन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड। यही बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि अब भाई आप सर्कुलर ले लो चाहे रेक्टेंगुलर ले लो, अगर कोई बॉडी इसके चारों तरफ घूम रही है तो जो स्पीड होगी ना, सॉरी हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पर जो इस बॉडी का स्पीड होगा ना वो तो कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड होगा ही सही, है ना। इस पॉइंट के चारों तरफ जो बॉडी घूम रही है उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ स्पीड तो उस बॉडी का होगा। लेकिन एक सिंगल रोटेशन के बाद अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक आना ही अगर निकालते हो तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और स्पीड वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें जो मोशन है वो कैंसिल हो गया एक दूसरे को, यहाँ से आया और यहीं पे स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो मेजर की जाती है तभी तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है, इस कारण से इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और जैसा कि आपको मालूम है कि वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्पीड की बात करते हो तो स्पीड में आप देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ओवरऑल जो इस मूवमेंट होता है बॉडी का वो पूरे एक सर्कल को कवर करता है ना, तो पूरा डिस्टेंस काउंट किया जाएगा। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस काउंट किया जाता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है, ये स्पीड जो होती है वो कभी उसकी जीरो नहीं हो सकती है। एवरेज स्पीड कभी ना कभी कुछ ना कुछ आएगी ही सही, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता चल गया, कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपको पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको बताया था कि रिलेटिविटी का जो थ्योरी है अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ जो होती है ना किसी के कंपैरिजन में ही उसका स्केल पैमाना जो है सेट होता है ना। समझना बात को कि आप किसी को बोलते हो कि जैसे आप समझो कि बोलते हो कि साइंस में बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में साइंस टफ होता है ना, पीएससी वालों के लिए, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप कंपेयर क्या कर रहे हो कि बाकी सब्जेक्ट से आप साइंस को कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो यही तो रिलेटिविटी की थ्योरी है कि पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में ही मूवमेंट कर रहा है ना।
अगर आपको किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो आप रेफरेंस पॉइंट लोगे ही लोगे। रिलेटिव वेलोसिटी का भी यही रोल होता है कि अगर आप दो वेलोसिटीज़, जैसे एक ट्रेन मूव कर रही है ना, देखो ऐसा होता है कि एक ट्रेन मूव कर रही है यहाँ से, अब इसके साथ एक और ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। तो अब इस वाले ट्रेन ए की जो वेलोसिटी है आप कैसे पता करोगे कि ट्रेन ए की वेलोसिटी कंपेयर करने का दो ऑप्शन हो जाता है। देखो, एक तो होता है कि यहाँ जो स्टेशन है उसके कंपैरिजन में, स्टेशन के कंपैरिजन में, दूसरा होता है इस ट्रेन के कंपैरिजन में। तो दोनों जगह पे ही अपन रिलेटिविटी की थ्योरी को लगा रहे हैं कि स्टेशन का तो मूवमेंट जो होता है ज़ीरो है ना, तो इसकी कोई वेलोसिटी है नहीं। इस कारण से अपन जब स्टेशन के कंपैरिजन में वेलोसिटी निकालते हैं तो सिंपल जो है ट्रेन ए की वेलोसिटी लेकर निकाल देते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरी ट्रेन जो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में, तो उसके कंपैरिजन में अगर अपन को इस ट्रेन का वेलोसिटी कंपेयर करना है ना, तो इसके वेलोसिटी से इसके वेलोसिटी को, मतलब ट्रेन बी के वेलोसिटी से ट्रेन ए के वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन ए की जो है बी के कंपैरिजन में क्या है। आ रही है आपको ये बात समझ में? रिलेटिव का वेलोसिटी का कंसेप्ट ये होता है कि किसी दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में पहले वाली बॉडी का अगर वेलोसिटी निकालना हो तो फिर अपन उसे रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब ये सिचुएशन हो जाती है कि दूसरी वाली बॉडी भी मूवमेंट में होती है और पहली वाली बॉडी भी मूवमेंट होती है, तो दोनों के मूवमेंट का जो कंपैरिजन होता है और उस कंपैरिजन के बाद जो नेट वेलोसिटी निकल के आता है वही अपन को रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लो। एवरी मोशन इज अ रिलेटिव एज इट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। Relative velocity is a measurement of velocity of an object with respect to other observer. It is defined as the time rate of change of relative position of one object with respect to other. वही बात है शुरू से जो मैं आपको समझाते आ रहा हूँ वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, बस अपन इंटरेक्ट कर पाए इस कारण से मैंने आपको रीड भी कर दिया है कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो वेलोसिटी होता है उसे ही अपन रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अब समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं है तो उसे अपन जीरो वेलोसिटी में मान लेते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट पे है तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकाल कर अपन बता देते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इज कॉल्ड एज दिस वेलोसिटी। लेकिन अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो उससे निकालने के लिए दोनों का वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और डिपेंड करता है कि दोनों की डायरेक्शन किधर है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अपन इसको प्लस करेंगे, है ना। दोनों अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नहीं सॉरी, दोनों अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसे प्लस करेंगे, और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब माइनस करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को गुणा भाग लगानी है, लेकिन आपको ये समझना ज़्यादा जरूरी कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता क्या है। किसी दूसरे मूव करते हुए बॉडी के कंपेरिजन में पहले वाली बॉडी का अगर अपन वेलोसिटी निकालते हैं तो उसे ही अपन रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में? चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब आ गया भाई एसेलरेशन। तो एसेलरेशन क्या होता है, कैसे होता है, देख लेते हैं अपन। समझना, कभी आपने गाड़ी चलाई होगी ना, गाड़ी तो सभी को आती चलाने, नहीं आती तो अब तो सीख जाओगे। अगर आप 18 प्लस हो गए हो तो गाड़ी चलाना सीखोगे ही सही। तो गाड़ी चलाने में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, नहीं भी चलाते हो तो नहीं भी चलाए हैं तो ऑब्जर्व तो किया होगा ना कि कभी भी ऐसा आपने देखा होगा कि कोई बस वाला अगर गाड़ी चला रहा है तो 3 पेडल्स होते हैं उसके पास, नीचे पैर के पास। आप जब स्कूटर चला रहे होते हैं, फिर बाइक चला रहे होते हैं तो आपके पास तो हैंडल में एक एक्सीलेटर होता है ना, हैंडल में एक होता है राउंड से, आपको उसको एक्सीलेट करना पड़ता है। तो ये एक्सीलेटर क्या करता है, पहले आपने गाड़ी स्टार्ट की, उसके बाद उसको गियर में डाला, या फिर स्कूटी है तो बिना गियर के एक्सीलेटर खींचा, तो धीरे धीरे आपका जो टैकोमीटर होता है वो आपको दिखाता है कि आपकी स्पीड 20 पे होती है, फिर 40 पे होती है, फिर 60 पे होती है, फिर 80 पे पहुंच जाती है ना। जैसे जैसे आप उसका एक्सीलेटर वाला हैंडल वाला सेक्शन टर्न करते हो राउंड में, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो यही जो आप एक्सीलरेट कर रहे हो ना, इसी एक्सीलरेशन की बात यहाँ पे की गई है ना। तो पर यूनिट टाइम पे जो वेलोसिटी चेंज करने पे आप फोर्स लगा रहे हो या फिर जो आप प्रोवाइड करा रहे हो एनर्जी, इसी एनर्जी या फिर इसी फोर्स को ही एक्सीलरेशन की तरह डिफाइन किया गया है। तो क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग हाउ फास्ट एंड इन व्हाट डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, है ना। किसी भी डायरेक्शन में, मैंने आपको स्कूटी का एग्जांपल दिया कि जब आप एक्सीलरेट करते हो तो कितनी टाइम में कितनी तेजी से उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, इसी के मेजरमेंट को अपन एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जब आप एक्सीलेटर खींचते हो तो अगली बार से आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि वो एक्सीलेटर जो आप खींच रहे हो वो आप उस गाड़ी का एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हो, और वो एक्सीलरेशन आप मेजर कैसे करोगे कि किसी एक पॉइंट से, समझना बात को। ओके, ये मार्कर चल रहा है तो अपन थोड़ा समझते हैं कि किसी ए पॉइंट से यहाँ तक जाने में अगर आप कॉन्स्टेंटली क्या बोलते हैं, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी यहाँ से जाती है 20 पे जाती है, फिर उसके यहाँ आने 40 हो जाती है, फिर यहाँ आती 60 होती है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी का कोई ना कोई चेंज हुआ है ना। तो इस वेलोसिटी को चेंज को, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा मेरे भाई, बिना टाइम के तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इस वेलोसिटी के चेंज को
पर यूनिट टाइम में अगर अपन डिवाइड करके मेजर करते हैं तो वही नेट एक्सेलरेशन आ जाता है कि हमने गाड़ी में कितना एक्सेलरेशन लगाया है। आ रही बात आपको समझ में? तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी तो स्पीड भी तो बोल सकता था। तो मेरे भाई एक बात आप समझो, एक्सेलरेशन हमेशा से ही एक वेक्टर क्वांटिटी रहा है, और वेक्टर क्वांटिटी तभी बन सकता है जब इसकी यूनिट जो होती है वो वेक्टर हो। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी का होना कंपलसरी है, और वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यही कारण है कि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। किसी मूव करती हुई गाड़ी का ऊपर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है उसको मूव कराने के लिए, वो अगर अपन को जानना है तो वो कैलकुलेट करने के लिए नेट वेलोसिटी उस गाड़ी की जितनी है उसको नेट यूनिट ऑफ टाइम जितना कंज्यूम किया गया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नेट एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। इसमें किसी कोई डाउट है, कोई शक है? नहीं? चलो ठीक है, अब अपन इसके मोशंस के दूसरे सेक्शन में बढ़ते हैं, है ना। अपन ने एक्सेलरेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया और स्पीड भी पढ़ लिया, है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन कौन से होते हैं। वही बात है जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, और वेलोसिटी के बारे में बताया कि पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, नेगेटिव वेलोसिटी होती है, और जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी। तो उसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन के भी कंडीशंस होते हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं कि जैसे अगर आप गाड़ी उठा रहे हो, मान लो अगर आपका रूम जो है इंदौर से थोड़ा दूर है ना, आप घर इंदौर दूर है, अब आप मेरे से मिलने कितने ज़्यादा इश्यू हो रहे हो, है ना, कि आप यहाँ से कंटिन्यूस आप निकल आए, और इतनी खुशी है आपको, इतनी खुशी है कि आप लगातार अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते ही जा रहे हो। तो दबाते एक ऐसा टाइम आएगा कि न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन उस न्यूट्रल पॉइंट में जब आपकी गाड़ी 120 में चलेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी खुशी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते जाते हो, और मेरे पास आते जाते हो देखते हो कि पहले जब आपने स्टार्ट किया आपकी स्पीड 20 पे थी, लेकिन मेरे पास आते आते आपकी स्पीड 190 पे पहुँच गई, 120 पे पहुँच गई, है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, और वो फिर धीरे धीरे आते आते 120 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन लगाया जाता है ना, वो तभी माना जाता है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा है कि कंटिन्यूअस आपकी वेलोसिटी ड्यूरिंग द ट्रेवल जो है बढ़ रही होती है। तो यही होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन का कंसेप्ट। जब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है कांस्टेंट रेट ऑफ टाइम में, मतलब यहाँ से लेकर 20 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक में किसी भी सेक्शन पे, यहाँ से यहाँ तक भी अगर आपका वेलोसिटी नापा गया तो पता चला कि वो बढ़ ही रहा है, यानी बी से ए की तरफ आने पे आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये जो कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी हो रही है ना, तो वही जो कांस्टेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पे अगर अपन निकालते हैं तो उसे अपन बोलते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है ना। आ रही बात समझ में? किसी भी पॉइंट पे जब हम किसी वेलोसिटी का मेजरमेंट टाइम से डिवाइड करते हैं तो उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन आता है ना, वो डिफाइन कर देता है कि ये एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में? ठीक है, चलो अब समझना बात को। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन होता है जो कि जैसे मैंने आपको बताया किसी पॉइंट पे निकालना। तो सडनली यहाँ पे गाड़ी मूव कर रही है और मेरा मूड कर गया कि भाई अपन निकालते हैं कि इसका एक्सीलरेशन कितना लगाया मैंने। मुझे याद नहीं आया कि मैंने कितना एक्सीलरेशन लगाया है, क्योंकि अचानक से मेरी गाड़ी थोड़ी स्लो भी होती है, ट्रैफिक होती है ना, तो उस जगह पे स्लो भी जाती है। तो फिर मैंने क्या किया कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में सिर्फ एक पॉइंट पे मैंने उसका वेलोसिटी लिया और उसी पॉइंट पे मैंने टाइम ट्रेवल देख लिया। तो मान लो अगर यहाँ पे मेरी वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको वेलोसिटी को लिया और टाइम ट्रेवल मेरा हो गया 20 मिनट्स तक। 20 मिनट्स क्या ले लो अपन कि इसको ले लो कि 1 आवर हो गया, है ना। तो 1 आवर पे ले लिया, तो इसका जब 1 आवर पे अपन ने लिया तो मेरे को समझ में ये बात आ रही है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है ना। आ रही बात आपको समझ में? 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कहाँ से आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर अपन डिस्कस कर लेते हैं उनका। लेकिन आप समझ लो कि एक्सेलरेशन जो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। किसी सडन पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप किसी बॉडी का एक्सेलरेशन नापते हो उस पॉइंट पे वेलोसिटी को लेकर, तो उसे अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, डी एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं?
अब मेरे पास खुशी में आप आ तो रहे थे, लेकिन मेरे पास आने पे आप 120 किलोमीटर की गाड़ी तो मेरे ऊपर चढ़ा नहीं दोगे भैया, मुझे भी ज़िंदा रखना है ना। तो अपन क्या करोगे कि ब्रेक्स लगाते हैं ना वो गाड़ी में ब्रेक्स, नहीं एक्सीलेटर हो गया है तो ब्रेक्स अपन पैर से लगाते हैं, फिर हैंडल से दबाते हैं अगर स्कूटी से आ रहे तो अपन जो ब्रेक्स लगाते हैं तो उस टाइम देखो कि गाड़ी का जो स्पीड है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। 120 किलोमीटर से हुआ है 100 किलोमीटर में, 100 पे 80 पे आया, 80 से फिर 60, 60 से 40, 40 से 20, फिर 0 पे। मुझे देखकर आप खुश हो गए, अरे मास्टर मिल गए आप तो, है ना। तो समझो बात को कि जो 80 किलोमीटर 120 से आप 0 किलोमीटर तक पे जो आ रहे हो, तो इसको इस कंडीशन पे जब आपका गाड़ी में ब्रेक लग रहा है तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं डी एसिलरेशन। जब आपकी वेलोसिटी हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ बढ़ती है उस कंडीशन में जो हम नेगेटिव एसिलरेशन लगाते हैं उसे ही अपन डी एसिलरेशन बोलते हैं। इस डी एसिलरेशन वाले सेक्शन को ही नेगेटिव एसिलरेशन बोला जाता है। आ रही है आपको बस बात समझ में? अगर आपको डेफिनेशन याद ना आया तो आप एग्जांपल याद कर लेना कि मास्टर से मिलने गए थे, जब स्टार्ट किया गाड़ी तो 20 पे स्टार्ट की थी, पहुंचते पहुंचते 120 पहुंच गई। फिर जब मास्टर को देखा तो गाड़ी धीमी करने लग गए, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पे फिर एक्सेलरेशन कम हो गया, गाड़ी का वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लग गई। तो उस टाइम पे जब अपन ने एक्सेलरेशन नापा तो नेगेटिव में आया, तो जब नेगेटिव में एक्सेलरेशन आया तो उसे अपन डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन जो होता है इसका जो यूनिट होता है कैसे निकलता है, अपन ब्लैंक पेज लेके बताएं क्या? ठीक है, अपन ऊपर वाले ब्लैंक पेज बताते हैं। समझना बात को कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो देखो अभी क्या है कि थोड़ा सा मैथ्स यूज़ होगा तो आप अनकंफर्टेबल मत होना, बस थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो ये ऊपर वाला जो सेकंड होता है वो मीटर के नीचे आ जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और इसके यहाँ वाला जो नीचे वाला सेकंड है वो नीचे ही रह जाएगा। तो 2 सेकंड को अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। आ रही बात आपको समझ में? आपको रट लो, ये बात याद रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, और नहीं भी पूछेगा, अगर आपसे एक्सीलरेशन के बारे में पूछेगा तब आपको ये बताना पड़ेगा मेरे दोस्त कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। क्योंकि अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, आपको अपने पेपर को स्टैंड आउट रखना है दूसरों से, तो आपको यूनिट्स भी बतानी पड़ेंगी, राइट। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके यूनिट होता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। एक्सेलरेशन के टाइप्स अपन जान लिए, इसके बाद क्या होता है? एक्सेलरेशन में थोड़ा बहुत और डिवीजन होता है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में समझ लो पहले से पहले, तो यूनिफॉर्म अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई साहब आपको जाना था मार्केट से पनीर लाने, अब आप मेरे पास मिलने आए हो तो आप बोलोगे चलिए सर मैं आपको पनीर खिलाता हूँ, पार्टी देता हूँ, मिठाई खिलाता हूँ। मैं बोलूँगा नहीं भैया मैं तो अपने कोचिंग में बैठा हूँ, बच्चे आ रहे हैं, उनको बहुत पढ़ाना होता है, टाइम नहीं है। तो बोले ऐसा करता हूँ सर मैं आपके लिए मिठाई लेकर आता हूँ। मैं बोला जल्दी लेकर आओ, अभी ब्रेक लगा है, ब्रेक के बाद मिठाई मैं नहीं खा पाऊँगा, क्लास लग जाएगी। तो आपने बोला ठीक है। तो आप गाड़ी तो स्टार्ट करते हो बड़े जोश में कि बड़े जल्दी जाऊँगा मैं, होटल से मिठाई लेकर आ जाऊँगा, लेकिन बीच में आपको ट्रैफिक मिलता है। पहले आपकी गाड़ी चलती 20 से 40 पे आती है, फिर देखते हो सामने अंकल जा रहे हैं तो आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है, फिर आपकी गाड़ी 20 पे आ जाती है ना, फिर आप स्पीड बढ़ाते हो, फिर आप एक्सीलेटर दबाते हो और आपकी गाड़ी फिर 40 पे आती है, 60 पे आती है। इस तरह से क्या बोलते हैं आपकी वेलोसिटी में ऊपर नीचे कांस्टेंट चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस आपकी गाड़ी की वेलोसिटी में आ रहे हैं ना, यही चेंजेस अगर आप मेजर करते हो, अगर ओवरऑल आप किसी भी गाड़ी का वेलोसिटी आप काउंट करके उसके बाद उसका एक्सेलरेशन निकालते हो, जब उसके वेलोसिटी में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, आप गाड़ी को कम एक्सेलरेट कर रहे हो, ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हो ब्रेक्स लगाते हुए, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। मार्केट जाने में जितनी ट्रैफिक आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो कभी ऊपर आपकी स्पीड हाई होती है, कभी लो होती है, तो इस कंडीशन में जो आप एक्सेलरेशन लगाते हो इसे ही अपन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो दोस्तों, डेली लाइफ के एग्जांपल्स आप अगर जितना ज़्यादा समझोगे ना उतना ही आपको फिजिक्स समझने में ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा रेफरेंस दे रहा हूँ, आपका रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। आ रही बात आपको समझे? चलो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। आपने मुझसे मिले, आप बोले कि मास्टर आपके लिए मैं कुछ मिठाई लाना चाहता हूँ, तो मैं बोला ठीक है अभी आओगे तो ट्रैफिक रहेगा, अभी मैं भी खाली नहीं हूँ, ऐसा करो तुम रात में मेरे पास आना, शाम को 8 बजे के बाद, क्या है कि रोड उस समय ट्रैफिक भी कम हो जाता है और क्या बोलते हैं मैं भी खाली रहूँगा। तो आपने बोले ठीक है। फिर जब आप रात को 8 बजे मेरे पास आओगे तो आप देखोगे कि रोड पे कहीं कांस्टेंट ट्रैफिक नहीं है, तो आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आओगे फटाफट, मतलब एक बार आपने एक्सीलरेटर पकड़ लिया तो फिर उसको छोड़ोगे नहीं। तो ये जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आप मेरे पास आ रहे हो ना, इसे ही तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोला जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन जब लगता है तो गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती रहती है, और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है
तो ज़रूरी नहीं कि घटे ही है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। वेलोसिटी जो है गाड़ी की वो घटती भी रहेगी और बढ़ती भी रहेगी, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि देखो अगर मोशन ऑफ बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट, इस बेस्ट एग्जाम्पल आप देख लो कि अगर आप किसी, अब मेरे यहाँ आ गए आप, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप बदमाशी कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो और आप सिलेक्शन के चांसेस कम हो रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरी बिल्डिंग की छत से आपको नीचे फेंक दूंगा। देखो मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, मुझसे मिलने आए हो, तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं आपके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखूँगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो आप आए, मैंने आपको बिल्डिंग की छत से फेंक दिया, तो जब आप बिल्डिंग की छत से नीचे गिरोगे ना भाई, तो आप उस टाइम पे गिरते टाइम ना एकदम कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गिरोगे। इमेजिन कर पा रहे हो अपने आप को गिरते हुए? तो इस सिचुएशन में आप जो गिरना होता है आपका, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गिरना होता है। लेकिन अगर आपको क्या बोलते हैं मार्केट जाकर सब्जी लानी होती है, तो वो क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स आपको रेफरेंस में दे सकते हो, ठीक है ना। बाकी एक एग्जांपल यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हो कि अ कार ट्रेवल्स 2 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर और उसके 2.5 किलोमीटर सेकंड आवर। तो वही जाहिर सी बात है कि पहले वाले 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसको क्या बोलते हैं कम ट्रैफिक रहा होगा, इसलिए नहीं ज़्यादा ट्रैफिक रहा होगा, इसलिए क्या है कि उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, और दूसरे वाले 2 आवर में ट्रैवल करने में कम ट्रैफिक रहा होगा तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होने के कारण इसे अपन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्मिटी होती है, इस कारण से इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल से कंसेप्ट है, आपको याद रहेंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप इसे पूछते रहिए मुझसे, है ना। चलो स्टार्ट। ये हमने देख लिया कि ये मोशंस के कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज होती हैं ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके बाद अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल सेक्शन में आ जाते हैं। इसको देख के आपको थोड़ा सा चला अरे बहुत कठिन है, बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आए हैं ना आपको पढ़ा कर जा रहे हैं और अच्छा ही पढ़ाएंगे और आप कुछ भी टफ नहीं लगेगा। तो जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस, है ना। तो 3 तरह के इक्वेशन होते हैं मोशंस के। अभी देखो कि कभी भी कोई बॉडी अगर मूव करती है ना, तो उसमें एक वेलोसिटी होती है ना। अब क्या है कि किसी बॉडी का पहले इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, उसमें आप एक्सीलरेशन लगाए, है ना, उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी। कैसे, आप समझ बात को, पहले आप स्कूटर 20 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे थे, अब उसमें आप एक्सीलरेशन लगाओगे, है ना, एक्सीलरेशन लगाओगे, थ्रॉटल दोगे उसको, तो जब आप थ्रॉटल देते हो तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। फिर आपने सोचा यार 20 किलोमीटर बहुत स्लो चल रहा था, तो मुझे 60 की स्पीड चलना चाहिए, तो आपने थ्रॉटल दे दिया, और जब थ्रॉटल दे दिया आपने गाड़ी में तो इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर। तो इनिशियल स्पीड उसकी जो होती है यू से डिफाइन होती है, इसको बोलते हैं अपन इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड जो थी वो क्या थी, 20 किलोमीटर। फिर आपने उसको v से ट्रेवल कराया फाइनल स्पीड पे, कि मुझे 60 की स्पीड से जाना, तो 60 की स्पीड पे आपने फाइनल स्पीड सेट कर लिया, फाइनल स्पीड। वेलोसिटी समझ लेना, स्पीड में बोल दे रहा हूँ लेकिन वेलोसिटी समझ लेना, है ना। तो ये होगी 60 की स्पीड पे। तो अब 2 चीज़ें तो आपको निकल के समझ में आ गई कि किसी भी बॉडी का इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अपन को निकालना है तो उसमें एक चीज़ तो पक्की होनी चाहिए, एक तो इनिशियल स्पीड होना चाहिए, एक फाइनल स्पीड होना चाहिए। अब समझो बात को कि जो इनिशियल स्पीड होती है मेरे भाई, वो इनिशियल स्पीड ना जरूरी नहीं कि 20 किलोमीटर ही हो सकता है कि अभी आप गाड़ी स्टार्ट ही की हो, 0 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी हो, इस इनिशियल स्पीड को 0 किलोमीटर वाली को जब अगर 0 किलोमीटर लेते हैं तो इनिशियल स्पीड 0 मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रैवल हुआ है तो उसको अपन नंबर में लिखते हैं। तो अगर 20 किलोमीटर के हिसाब से अगर आप इनिशियल स्पीड काउंट करते हो तो वो नंबर हो जाएगा, और 0 किलोमीटर अगर लेते हो तो फिर इनिशियल को रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है ना। तो इनिशियल स्पीड आ गई u और फाइनल स्पीड आ गई v। अब इसके बाद जब आप 20 किलोमीटर से तो फिर 60 किलोमीटर की स्पीड आपको पकड़नी थी, तो आपने थ्रॉटल दिया था गाड़ी को। अब ये थ्रॉटल आपने जो दिया है यही तो एक्सीलरेशन होता है मेरे दोस्त, आ रही बात आपको समझ में, यही तो एक्सीलरेशन होता है। तो इस एक्सेलरेशन का मेजरमेंट जो होता है, जो थ्रॉटल आप गाड़ी में देते हो वो होता है ना। और इस पूरे प्रोसेस में कोई ना कोई टाइम पीरियड तो लगा होगा ना, है ना। तो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक तो टाइम हो गया, एक एक्सेलरेशन हो गया, दूसरा v हो गया यानी वेलोसिटी, और दूसरा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो अब देखो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन। रहेगी ये बात याद आपको। देखो इसमें ऐसा कोई साइंटिफिकली रिसर्च करने के बाद इसको निकाला गया है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कहाँ से डिराइव हुआ ये आपको याद करना है। बस आप ये याद कर लो कि अगर आपसे पूछता है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिखना है तो आपको ये लिखना है कि इसमें से फाइनल वेलोसिटी जब होती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम का
एडिशन होता है ना, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन अपन देखते हैं, अब आता है क्या, एस, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलो थोड़ा मैं इसको क्लीन कर लूँ बोर्ड को, फिर आपको बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब सेकंड इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है क्या होता है। तो देखो होता क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट को अपन यहाँ पर एस से सिग्निफाई करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को अपन यहाँ पे एस से सिग्निफाई करते हैं, याद रहेगी ये बात, डिस्प्लेसमेंट जो होता है एस से डिफाइन किया जाता है। उसके बाद यू और टी का तो आपको पता है, ए और टी का भी आपको पता है। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना, मतलब किसी डिस्टेंस को कितना हमने ट्रेवल किया है, कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये अगर जानना हो तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, दूसरा टाइम की ज़रूरत होती है, और तीसरा एसिलरेशन की ज़रूरत होती है ना। जिस एसिलरेशन से हमारी बॉडी ट्रेवल कर रही है वो एसिलरेशन हमें पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी वो हमें पता होना चाहिए, और टाइम कितना था ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हमें ये 3 यूनिट्स पता हैं तो हम किसी भी बॉडी का ट्रैवल करने का जो डिस्टेंस है वो बहुत ईजिली पता कर सकते हैं। आ रही बात आपको समझ में? तो उसके लिए जो फॉर्मूला बना हुआ है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, यहाँ पर एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है ना, और यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और टी जो है टाइम होता है। ठीक है, इसमें से आपको कुछ भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो ये बोलता है कि किसी भी दो बॉडी के बीच में मतलब किसी एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अपन डिफरेंस निकाल देते हैं तो वहाँ पर एसेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है डबल करके। तो ये इक्वेशन यूज़ करके हम या तो कभी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एसेलरेशन निकाल सकते हैं, या फिर चाहें तो v और u निकाल सकते हैं ना। ये दोनों चीज़ें अपन निकाल सकते हैं। अब समझ रहे हैं बात को मेरे दोस्त कि यहाँ पर v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और a और s का मतलब होता है एसेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशन आपको ऐसे कि ऐसे एज इट इज रटने हैं। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है, मैंने भी रटा था, अब तो मुझे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आगे मैं जो चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा वो कंसेप्चुअल होगा, तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रह जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्या है इसके बाद पढ़ने के लिए अपने पास? तो दोस्तों हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को देख लिया है और समझ भी लिया है क्या होता है, इसमें कौन कौन से इनिशियल्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से यूनिट के लिए। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडी में इसका क्या रोल होता है, क्या होता है फ्री फॉलिंग बॉडी, है ना, और उसका इम्पैक्ट हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस पे कैसे आता है। समझो कि अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के इम्पैक्ट से डाउनफॉल कर रही है तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या रोल होगा, मुझे बताओ। समझो, अगर हम धरती पे चलते हुए किसी गाड़ी पे थ्रॉटल देते हैं ना, किसी गाड़ी पे अगर थ्रॉटल देते हैं तो वो एसेलरेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उस पर भी एक फोर्स लग रहा है ना कोई एक्सेलरेशन तो लग रहा है ना, उस एक्सेलरेशन को बोलता है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये होता है 9.8 जी, है ना। इसको रिप्रेजेंट भी स्मॉल जी से ही करते हैं। आप समझो बात को, ये कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट पूरे धरती पे कांस्टेंट होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जब अपन ग्रेविटी पढ़ेंगे तो इस बात को समझ लेंगे। तो अब होगा क्या यहाँ पर कि अगर मुझे मालूम है कि ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन क्रिएट किया जाता है उसे अपन जी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 जो कांस्टेंट होती है पूरे अर्थ पे कहीं पे भी जाओ। तो अब आप मुझे बताओ, क्या हम इस ए की जगह पे उस जी को रिप्लेस कर सकते हैं? अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग है और उसमें हमें ये सारी यूनिट्स निकालनी हो, अगर हम उसमें हमें उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी हो, या फिर है ना, या फिर उसकी हाइट निकालनी हो कि कोई बॉडी कितनी हाइट से नीचे गिर रही है, ये सारी चीज़ें अगर हमें निकालनी हो तो मुझे बताओ, क्या मैं इस ए को उस जी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि
कोई भी बॉडी अगर कहीं ऊपर से नीचे गिर रही है, फ्री फॉलिंग है, अगर वो बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो उसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कांस्टेंट होगा, यानी ये जो जी होता है हमेशा ही 9.8 ही लगेगा उसमें। तो इसका वैल्यू जब अगर कहीं चेंज नहीं हो रहा है तो अपन फिर जी का डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं ना। तो यहाँ पर भी जी आ गया ए की जगह पर, यहाँ पर भी जी आ गया ए की जगह पे, है ना, इस जगह पे सॉरी, और यहाँ पे भी जी आ गया ए की जगह पे। तो ये बात अपन को याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस कंडीशन में जो उसमें एक्सेलरेशन लगता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, और जिसका वैल्यू 9.8 होता है। तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करते हैं तो फ्री फॉलिंग बॉडी में उसका एक्सेलरेशन वैल्यू जो है 9.8 लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, है ना। तो सेम वही इक्वेशन जो ऑफ मोशन जो होते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, और यहाँ पर जो जी टी होता है वो होता है कि एक मिनट मुझे देखना, हाँ, यू इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी होता है, और ये जो जी टी होता है यहाँ पर फ्री फॉलिंग बॉडी के कारण पता चल जाता है कि यहाँ पर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगेगा। और यही बात है डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पर हमने एस देखा था, इस एस की जगह पे हम हाइट नापते, क्योंकि भाई फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब होता ही वही है कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है ना, और अगर फ्री फॉलिंग बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया है कि उसकी हाइट ही हमें नापनी होगी। सामने वाला डिस्प्लेसमेंट तो आप कभी नाप ही नहीं सकते हो ना मेरे भाई, नाप सकते हो क्या? सामने वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं नाप सकते ना। तो अगर आपको फ्री फॉलिंग बॉडी का के बारे में जानना है तो उसका हाइट ही नापोगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं नापोगे। तो जो हाइट अपन नापते हैं उसको अपन एस से रिप्लेस कर देते हैं, इस एस से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर एच आ जाएगा, और यहाँ पे जो फॉर्मूला यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर है, यहाँ पर यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s AS होता है, यहाँ पे 2GH हो जाएगा। h जो होता है डिस्प्लेसमेंट की जगह रिप्लेस हो जाएगा, और g होता है वो a की जगह रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया फ्री फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल। अब समझना मेरे दोस्तों, फ्री फॉलिंग बॉडी के अपन कुछ एग्जांपल भी समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है कि किसको आप फ्री फॉलिंग बॉडी के अंडर कंसीडर करोगे, किसको कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी के कुछ एग्जांपल्स आप देख लो कि अगर किसी बॉडी को किसी बिल्डिंग से आप गिराते हो तो उसमें एक चीज़ तो कन्फर्म रहती है कि उसमें कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, यानी कि किसी बॉडी को अगर आप किसी बिल्डिंग से अगर गिराते हो तो उसमें कुछ ना कुछ यू तो होगा, लेकिन जैसे ही बॉडी ज़मीन पे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये बात याद रखो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी, जिस बॉडी को आपने फ्री फॉल गिराया है, वो v जो है वो 0 होगी। u तो कुछ ना कुछ तो होगा, x y z होगा, x या y या कुछ भी मान लो, लेकिन उसकी v जो है 0 होगी, क्योंकि नीचे से आते से गिर जाती है ना। जैसे पेन है, अगर मैं उसको नीचे ऊपर से गिराता हूँ तो ये मेरे हाथ पे आती है तो ये फ्री फॉल हुआ। जब मैंने इसे हाथ छोड़ा तो किसी वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ रही है ना, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में आए इसकी वेलोसिटी खत्म हो गई। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है जो मेरे हाथ में आने के बाद बताई जाएगी वो 0 है, लेकिन इसकी u जो है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कैरी की जाएगी। यानी कि कभी भी कोई फ्री फॉलिंग बॉडी जो होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं होती है। अब इसी तरह समझना कि अगर किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो ऐसे, तो अगर फेंकने में ये बॉडी, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा लेकिन इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के बाद एक टाइम के बाद ये वहाँ पर रुकती है और फिर उसके बाद नीचे आने लगती है, तो जो फाइनल वेलोसिटी जाने में है वो 0 हो जाएगी, है ना। यानी कि अगर हम किसी से हमसे कोई पूछता है कि किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसमें जो ग्रेविटी लगता है वो कैसा ग्रेविटी है, तो आप नेगेटिव ग्रेविटी है, और वो पूछता है कि उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बता पाओगे कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो ऊपर पहुँचने के बाद 0 हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? अब एक बात और समझ लो इस फ्री फॉलिंग बॉडी के कंसेप्ट में कि आप किसी बॉडी को जितनी तेज़ी से ऊपर फेंकते हो उतनी ही तेज़ी से वो नीचे आता है। समझ रहे हो बात को? किसी बॉडी को जितनी तेज़ी से ऊपर फेंकते हो उतनी ही तेज़ी से वो नीचे भी आता है। तो आप कभी आपने ट्राई किया हो तो ठीक है, नहीं किया तो करना कि आप किसी भी छोटे चीज़ को ऊंचाई पे थोड़ा सा फेंकोगे और जितनी तेज़ी से आप उसको फेंकोगे ना वो नीचे भी उतनी ही तेज़ी से आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी के 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है कि फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में बताओ कि क्या बोलते हैं, ऊपर अगर किसी बॉडी को फेंका जा रहा है तो उसमें ग्रेविटी का पुल क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप उसमें नेगेटिव ग्रेविटी बताओगे, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि क्वेश्चन ऑफ मोशंस का कंसेप्ट फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए और नॉर्मल बॉडी एक्सेलरेटर जो होती है उनके लिए। इसके बाद अपन देख लेते हैं क्या चीज़ें। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी दिया है कि अगर इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो इस पर जो किसी भी बॉडी को अगर इस जगह से ड्रॉप करते हैं अगर फ्लोर से, मतलब टॉवर से, तो यहाँ पर जो जी का वैल्यू है ना 9.8 ही लगेगा, ठीक है।
अगर इसको थ्रो करते हैं तब भी यहाँ पर जी का वैल्यू जो है वो 9.8 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको अपन फेंक रहे हैं तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, वो गिरेगा जी के एक्सीलरेशन से ही, आपके फोर्स का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। आपका फोर्स उसको थोड़ा डिस्टेंस पर कर सकता है, मतलब इस जगह पर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकता है, लेकिन वो गिरेगा तो अपने स्पीड से ही, है ना। अब देखना, अब किसी बॉडी से को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हो, देखो ये एग्जाम्पल डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक फेंका है ना, तो यहाँ पे आने के बाद इसका जो v है ना वो 0 हो जाएगा और u कुछ ना कुछ रहेगा XYZ, है ना। अब यहाँ से फिर इसका जब नीचे गिरने लगेगा तो गिरने के टाइम पे इसका जो यहाँ पर v था वो गिरने वाले पोजीशन में इसका u हो जाएगा। तो उस कन्फ्यूजन को आप रहने दो, लेकिन ये जान लो कि किसी बॉडी को ऊपर अपन फेंकते हैं तो उसका कुछ ना कुछ v होगा, है ना, मतलब कुछ ना कुछ u होगा। और जब उसको फेंकते हैं तो फेंकने के टाइम पे नीचे से ऊपर से जब नीचे छोड़ते हैं तो उस टाइम उसका कुछ ना कुछ u भी होता है। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में? चलो यहाँ पर देखो एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर भी कोई, भले ही आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो जब वो, लेकिन वो जब नीचे गिरेगा ना तो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा 9.8 ही रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर चाहे आप उसको डायरेक्ट नीचे फेंको या फिर दूर फेंक कर फेंको, वहाँ पर जो उसका फॉल का एक्सेलरेशन होगा ना वो 9.8 ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, क्या है इसके अलावा देख लेते हैं टॉपिक इसमें। अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे भी मैं पत्थर फेंकने की बात कर रहा था, तो क्या बोलते हैं, कभी भी आप एक ऐसा पत्थर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम से आप समझोगे। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम आप देख रहे हो कि यहाँ पर खड़े हो गए आपने एक पत्थर फेंका, तो उस पत्थर का स्टेटस क्या है कि पहले वो जाएगा इस तरह से ऊपर में, फिर इस तरह से वो नीचे जाएगा, एक पैराबोला बनाएगा, इसको पैराबोला बोलते हैं। तो क्या हो, पैराबोला की कंडीशन होती है कि वो आगे तो जा रहा है लेकिन साथ में ऊंचाई पे भी जा रहा है ना। तो इसी जो पैराबोला का जो फॉर्मेशन होता है, इसी मोशन को तो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं मेरे दोस्त। यही तो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ रहे हो मेरी बात को। जब भी किसी बॉडी को आप किसी एंगल से आसमान की तरफ फेंकते हो तो वो एक सर्कुलर, सेमी सर्कुलर मोशन बनाकर दूर जाकर गिरता है ना। तो इस सेमी सर्कुलर मोशन में होता क्या है कि पहले ये ऊपर जाता है, फिर ऊपर से जाने के बाद फिर वो नीचे आता है ना, और साथ में ये आपसे दूरी भी जाता रहता है। तो एक जो सेमी सर्कल ही बनाता है, इसे अपन पैराबोला बोलते हैं। इसी पैराबोलिक मोशन को अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन, आप बता पाओगे क्या मुझे? बिल्कुल बता पाओगे, तो देख लो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन डेफिनेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन refers to a 2D motion of a object that is given an initial velocity and projected into the air at an angle। मैंने आपको बताया किसी एंगल पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो उसमें एक मोशन क्रिएट होता है जो कि एक पैराबोला बनाता है, जो कि ऊपर की डायरेक्शन में भी जाता है और दूर हमसे दूर भी होता रहता है ना। तो दोनों चीज़ें होते हैं, हमसे दूर भी जा रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में भी जा रहा है ना। तो इन दोनों चीज़ों को अगर काउंट करते हैं तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और इसमें क्या बोला है, द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी, इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ डिटरमाइंड बाय द इफेक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो आप पैराबोला यहाँ फॉर्म हो रहा है इस जगह पे जो पैराबोला फॉर्म हो रहा है, इसमें जो एक्सेलरेशन का रोल है ना, वो आपके द्वारा फेंके गए हाथ के एक्सेलरेशन का रोल नहीं होता है, इसमें ग्रेविटी का रोल होता है। ग्रेविटी जो है ये डिसाइड करती है कि ये जो पत्थर आपने फेंका वो कितनी दूर तक जाएगा। नीरज चोपड़ा को तो सब जानते हैं, है ना, गोल्डन बॉय, खूब नाम चला उनका। तो भाई साहब ने भाला फेंका था, जेवलिन। तो जेवलिन फेंकने के लिए आपने देखा होगा पहले वो जेवलिन को ऐसे पकड़ते हैं, उसके बाद उसको ऐसे करके ऊपर की तरफ फेंकते हैं। आप सोचते हो कि ऊपर की तरफ क्यों फेंक रहे हो जब सीधे ही जा सकता है। तो भाई सीधे जाएगा ना तो उसका डिस्टेंस उतना कवर नहीं होगा जितना कि एक पैराबोला में उसका डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, क्योंकि पहले उसको आप किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कराते हो ऊपर में, फिर वहाँ से जाने के बाद फिर अगेन एक वेलोसिटी गेन करता है। तो जितना डायरेक्शन वो ऊपर ट्रैवल करने में क्रॉस किया है उतना ही डायरेक्शन वो नीचे ट्रैवल करने में भी जाएगा। मतलब ऐसे ऊपर जाना है फिर ऐसे ही नीचे आना है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि ऊपर जाने में ऐसे गया और नीचे आने में सट्ट से नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यही कारण होता है कि अपन उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा डायगोनल ट्रैवल कराते हैं। और ये डायगोनल ट्रैवल कौन से एंगल पे होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे ट्रैवल कराएं, तो 45 डिग्री पे। ये जो एंगल होता है जिस एंगल पे हमें इस बॉडी को ट्रैवल कराना है तो 45 डिग्री पे ट्रैवल कराना चाहिए। अच्छा, अब 45 डिग्री के अगर किसी बॉडी को आप फेंकते हो तो उसका जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम ट्रैवल करेगा। यही कंसेप्ट जो जेवलिन थ्रोअर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। वो अपने जेवलिन को जो है 45 डिग्री पे एंगल करके फेंकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो, है ना। वो जो इनिशियल वेलोसिटी देते हैं उसके बाद जो रोल एक्सेलरेशन का होता है वो ग्रेविटी का होता है। और इस ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो होता है वो तभी मिनिमम काम करता है जब आप उस बॉडी को 45 डिग्री के एंगल बनाकर आसमान में फेंकते हो। तो
अगर 45 डिग्री का एंगल बनाकर आप उसको ऊपर फेंकोगे तो उसी 45 डिग्री का एंगल बनाकर वो नीचे गिरेगा, और जब वो नीचे गिरेगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन की कंसेप्ट का बात, है ना। समझ रहे बात को। प्रोजेक्टाइल मोशन जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था तो उसने क्या देखा था कि भले ही वो ऊपर ट्रैवल करने के बाद नीचे आए भाला, लेकिन वो ये बात जानता था कि भाला उसका जो है जेवलिन उसका ऊपर नहीं जाएगा, उसको दूर ही भेजना था, है ना। तो वो जानता था कि उसको अगर दूर भेजना है तो कंसेप्ट तो लगाना पड़ेगा प्रोजेक्टाइल का, लेकिन फिर से दूर वाले डिस्टेंस को अपन नापे कैसे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से नापना शुरू करेंगे, टॉप लिमिट तक जाएंगे। एक सेकंड, मुझे इसका थोड़ा सा क्लीन करने दो, फिर आपको चीज़ ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो डिस्टेंस कवर किया गया है भाले द्वारा नेट डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, है ना। डिस्टेंस को अपन नहीं कवर करेंगे उसमें। अगर डिस्टेंस कवर करनी होती तो ये जो ऊपर वाला सर्कल था उसको अपन काउंट करते हैं, लेकिन अपन नेट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट के बीच में जो गैप होता है ना, वही नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर भी आप वही चीज़ कंसेप्ट लागू करोगे। ये देखो, अगर आपको डिस्टेंस नापना होता है नीरज चोपड़ा का भाला जो है कितनी दूरी तक गिरा है, डिस्टेंस नापना होता तो आप यहाँ से नापते हैं, है ना। लेकिन जो फिजिक्स का लॉ है वो बोलता है नेट डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। वो कैसे नापेगा, तो देखना, ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल है। अगर ये थीटा यहाँ बन रहा है तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक्स एक्सिस इसको बोल देते हैं कॉस थीटा, और वाई एक्सिस इसको बोल देते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर ये यू वेलोसिटी से इसने फेंका था भाले को, है ना। तो यू वेलोसिटी से अगर उसने भाले को फेंका था तो ये यू इससे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। अब u उसका वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और कॉस थीटा जिस एंगल पर उसने फेंका है। तो इन दोनों का वैल्यू अगर हमें मालूम है तो हमें ये पता चल जाएगा कि नीरज चोपड़ा का भाला कितनी दूरी पे जाके गिरा है। आ रही बात आपको समझ में। इस तरह से तो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे कि ठीक है तो ठीक है, लेकिन आपको ये कैसे पता कि 45 डिग्री पे फेंकने पे ही मैक्सिमम होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ोगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आप उसमें पढ़ोगे कि 1/√2 होता है ना। वो जब अपन मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस इसका निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर होगा किसी बॉडी का ना, वो 45 डिग्री के एंगल पे पैराबोला बनाने पे ही होगा। यही कारण है कि कोई भी एथलीट जो किसी भी डिस्कस थ्रो हो या फिर जेवलिन थ्रो, उसमें जो थ्रो करता है वो 45 डिग्री के एंगल पे ही करता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलो अपन देख लेते इसके बाद इसमें और क्या चीज़ें हैं। पैरा बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जब कवर करेंगे तो उसमें अपन न्यूटन्स लॉ को पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। मोशंस के बारे में जो है हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो हम न्यूटन्स लॉ को और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर। और हमारे यहाँ इसके अलावा एक और चीज़ हो रही है कि हम अपने इंस्टीट्यूट पर ऑफलाइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे को करंट अफेयर की क्लासेस चलाते हैं, और वो क्लास मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे इस क्लास में आएँ। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो आप हमसे मिलें और इस क्लास को अटेंड करें। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में जो सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बात और है, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लें। और हमारे अलावा और भी हमारी फैकल्टीज़ हैं जो यहाँ इस सीरीज, हमारे जो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं और आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ उनकी वीडियोस रेगुलर देखते रहें ताकि आपका पीएससी के साथ साथ दूसरे एग्जाम भी तैयार होते रहें, है ना। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम बेस्ट कंटेंट ईजी वे में आपको समझा पाएँ, क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और जिस तरह का सिलेबस इन्हें दिया है कि अगर आप इजी वे में बच्चों को नहीं समझाओगे तो वो सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हम अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, इजी वे में नहीं पढ़ाएंगे तो आप हमसे जुड़ोगे नहीं, है ना। आपको इजी वे में समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कंसेप्ट्स को बहुत ईजी तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप हमसे जुड़ें और एडवांटेज होता है एजुकेशन का, और हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी विजिट करें, है ना। थैंक यू।